झारखंड में कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव की घोषणा होगा। ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी और तमाम झारखंड की बड़ी पार्टियों से लेकर छोटी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। ऐसे में बीजेपी अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से झारखंड दौरे पर थे और उन्होंने जिस तरह से परिवर्तन यात्रा का पहले चरण की अंतिम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जोश भरने का काम किया। अब बीजेपी को लगने लगा है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर से सत्ता में वापस आएगी, क्योंकि 2014 की बात करें तो 2014 में झारखंड में डबल इंजन की सरकार थी और 2024 में भी एक बार फिर से बीजेपी चाह रही है कि डबल इंजन की सरकार बने। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह मौजूद है। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, कल पीएम आए थे, पीएम को दौरा हजारीबाग के क्षेत्र में हुआ। क्या कुछ लगता है सर कि पीएम का आने के बाद बीजेपी की तरफ लहर दौड़ी है या फिर परिवर्तन का मूड में नजर आ रहा है? देखिए, बीजेपी की तरफ लहर तो शुरू से है। ऐसा नहीं है कि पीएम के आने के बाद लहर जो है उस लहर में इजाफा होगी, ये कह सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में अगर हम जनता का मूड देखेंगे, जनता के अगर इमोशंस को हम अगर हम ये महसूस करेंगे तो ये महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं जेएमएम सरकार के प्रति जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों के मन में था। आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि जेएमएम के जो लोग हैं या उनके प्रवक्ता है या उनके नेता है, बार-बार पिछले 2-3 महीने में जो उन्होंने मैया समाज योजना को जो लॉन्च किया, बार-बार उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप 5 साल के लिए मुख्यमंत्री थे। 5 साल पहले आपने कोई ऐसा कार्य बताइए जिसका इफ़ेक्ट जो है आज झारखंड की जनता को देखने को मिला। तो ऐसा कोई भी कार्य इनके पास गिनाने को नहीं है। बार-बार ये 2-3 महीने के मुद्दों को गिना रहे हैं। तो इसीलिए जनता के बीच में जो एक रोष है, जो एक गुस्सा है, वो तो बहुत ज़्यादा पनप रहा था। और हमने जो परिवर्तन यात्रा को किया, 10 दिन की हमारी यात्रा थी। तो इस यात्रा में हमने महसूस किया कि जनता जो है इस यात्रा में ना सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे, बल्कि आम जनमानस ने भी इस परिवर्तन यात्रा में पार्टिसिपेट किया। और गुस्सा बहुत ज़्यादा है और पीएम मोदी के आने के बाद में एक ज़बरदस्त लहर है। कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा चार्ज्ड है, आम जनता के मन में एक बहुत ज़्यादा उम्मीद जग रही है, आशा जग रही है। और ये तय है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जो सरकार है, हम उसको उखाड़ कर फेंकेंगे और भाजपा की सरकार जो बनने वाली है। सर, पीएम कोल्हान जाते हैं, अमित शाह संथाल जाते हैं और एक बार फिर से उत्तरी छोटानागपुर में पीएम आते हैं। तो ऐसे में पीएम के दौरे को लेकर के जेएमएम लगातार हमला कर रही है, आवाज उठा रही है और कह रही है कि पीएम आते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं लेकिन सरना धर्म भूल जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, सही मायनों में अगर कहें तो लोकतंत्र में कोई पार्टी है जो कि लोकतंत्र को जगह देती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। चूँकि हम लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा हम महत्व देते हैं, तो हमारे पास जो बहुत सारे नेता हैं, हमारे पास बहुत सारे नेता पूरे देश में हैं और ज़ाहिर-सी बात है, बड़ी पार्टी है, बहुत सारे नेता हैं, तो वो आएँगे, अलग-अलग क्षेत्रों में वो प्रचार-प्रसार करेंगे। और इनके पेट में सिर्फ़ इसलिए दर्द होता है क्योंकि इनके पास में हमेशा नेता जो एक परिवार से आता है, हमेशा एक पर्टिकुलर परिवार, एक पर्टिकुलर लॉबी से इनका नेता आता है, इसलिए इनके पास बड़े नेताओं की कमी है। तो हमारे नेता आ रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं और कहीं न कहीं माहौल बदल रहे हैं, तो उनको जो है इस बात से तकलीफ हो रही है। जहाँ तक सरना धर्म की हम बात करें तो ज़ाहिर-सी बात है, ये ठीक है, इस पे डिसीज़न लिया जाएगा कि पार्टी का क्या इसमें स्टैंड है या फिर इसमें क्या किया जाना है। लेकिन हम इस बात को हम महसूस करते हैं कि यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं जब से इस पृथ्वी की रचना हुई है, तब से कहीं न कहीं हम उनको सनातन का एक पार्ट के रूप में ही देखते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग हमेशा जो है जो कि समाज को बाँटने कहीं न कहीं ये कोशिश करते हैं कि हिंदू समाज के लोगों को जातियों में बाँट दें, हिंदू समाज के लोगों में आदिवासी, गैर आदिवासी का जो है ये भेद करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कामयाब नहीं होंगे। ये बताएँ कि जब इतने दिन तक यूपीए की सरकार थी, तो उस समय सरना कोर्ट में इन्होंने क्या किया? हमारे पास जो ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन जो हमने अभी देखा है, तो उसमें ये पाया गया है कि यूपीए की सरकार के टाइम पे भी सरना को इन्होंने जो ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब ये देख रही है सत्ता पाने के लिए किसी तरह जो है उस मुद्दे को ये उठा रहे हैं। हम बस यही कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे वो आदिवासियों के हित में होगा और भाईचारे को महत्व देते हुए, भाईचारे को मेंटेन करते हुए हमारे तरफ से कोई भी फैसला जो वो लिया जाएगा। आपके तमाम नेता झारखंड आ रहे हैं, झारखंड के दौरे पे हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड में आ रहे हैं लोगों के विश्वास, आपस में जो मोहब्बत है उसे तनाव में बदलने के लिए। तमाम ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मोहब्बत तो कितना इन्होंने फैलाया, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से लगभग 1 डेढ़ महीने पहले रांची से डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो है वो गिरफ्तार हुए थे। इश्तियाक अहमद का जो लिंक डायरेक्ट अल-कायदा से है। जेएमएम के लोग या फिर कांग्रेस के लोगों ने कहीं भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि उन्होंने इश्तियाक अहमद के लिए ज़ोर आवाज़ उठाई हो। भाजपा जब भी हम घुसपैठ की बात करते हैं तो हमारा कहना बिल्कुल साफ है, अवैध रूप से जो भी मुस्लिम है यहाँ पर झारखंड में घुसपैठ जमा रहे हैं, यहाँ की ज़मीनों पे हक जमा रहे हैं, यहाँ शादियाँ कर रहे हैं, फर्जी तरीके से अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, हम उसके जो है हम खिलाफ हैं। अगर आप देखेंगे तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनफैक्ट नेहरू जी के समय से ही जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज बनी है तो हमेशा पॉपुलेशन कंट्रोल को एक पॉलिसी में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि देश जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। तो अगर घुसपैठ होगा तो घुसपैठ सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेस पर असर नहीं करता है। घुसपैठ का अगर आप असर देखेंगे तो इसका असर जो नेशनल सिक्योरिटी पे पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको डॉक्टर इश्तियाक अहमद का एग्जांपल दिया। डॉक्टर इश्तियाक अहमद अगर यहाँ पर प्लानिंग कर रहे थे, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, तो डॉक्टर इश्तियाक अहमद जैसे लोगों के लिए सबसे इजी टारगेट कौन होगा? किसको रेडिकलाइज करेंगे? जाहिर सी बात है उनको रेडिकलाइज करेंगे जिनको इस वतन से प्रेम नहीं है। किनको वतन से प्रेम नहीं होगा? वतन से उनको प्रेम नहीं होगा जो लोग बाहर से घुसपैठ के रूप में यहाँ पर आए, उनको वतन से प्रेम नहीं होगा। तो ये मामला सिर्फ जमीन और शादी से जुड़ा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। अगर नेशनल सिक्योरिटी के मामले को हम उठा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि हम जो है भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, तो ये भाईचारा जिसमें कि आपको जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों से मोहब्बत है, उनसे भाईचारा अगर आप निभाते तो ये भाईचारा आप ही को मुबारक। हमको ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए जिसमें हम देश के दुश्मनों के साथ में जो है हाथ मिलाएं। अब घुसपैठ की बात कर रहे हैं सर, सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार का मामला है क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके हाथ में है, और जो भी आ रहे हैं बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो फिर सरकार आंकड़े मांग रही है कि सरकार आंकड़ा दे, हम राज्य सरकार कार्रवाई करे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां पर बांग्लादेश घुसपैठ का मामला जो है, इसको हाई कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया, सुप्रीम कोर्ट के पास भी मामला है। इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स है। जाहिर सी बात है कि देश में केंद्र सरकार है, राज्य की सरकार है, सभी सरकार की एक जवाबदेही, सभी सरकार की एक जिम्मेवारी है। हम तो राज्य सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि आप कम से कम इस बात को स्वीकार करें कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठ है। देखिए, आपने जो ये मुद्दा उठाया, मैं आपसे ये कह दूं कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ हमारे झारखंड में घुस रहे हैं या वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं, वो क्यों प्रवेश कर रहे हैं? तो दो तरह के फैक्टर हम यहाँ पर ले सकते हैं। एक तो पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर है। पुश फैक्टर का मतलब क्या? बांग्लादेश में गरीबी, हमने देखा अभी शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया। तो गरीबी के कारण वहां के जो लोग हैं वो भागने को मजबूर है कि हम भाग करके किसी ऐसे देश में बस जाए जहां पर हमें रोजगार मिले, खाने को मिले, वहां पर अच्छे से सेटल हो जाए। लेकिन वो वैसे देश में, वैसे प्रदेश में हमेशा एंट्री करेंगे जिस प्रदेश में उन्हें रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है, अगर आप देखेंगे तो 4000 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर इस बॉर्डर को सिक्योर करने की हम बात करते हैं तो इस बॉर्डर को अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ ये ऐसा बिहार झारखंड की तरह बॉर्डर नहीं है कि यहाँ पर एक बैरिकेड लगा दिया और लोगों को हमने मूवमेंट को रोक दिया। बहुत बड़ा जो बॉर्डर है वो रिवर लाइन बॉर्डर है, एकदम नदी के बीच का वो बॉर्डर जाता है। और ये समस्या कब शुरू हुई? ये समस्या शुरू हुई है जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी जिसमें इंडिया ने इंटरफेयर किया, उसके बाद ये समस्या शुरू हुई। तो अगर आप इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार जो है, बांग्लादेश के बनने के बाद से कांग्रेस की सरकार ने कभी भी बॉर्डर को सिक्योर जो वो नहीं किया। हालांकि इंदिरा गांधी के टाइम पे बॉर्डर को सिक्योर करने का फेज 1 स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर देखेंगे तो वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी हुई। जब हमारी सरकार आई, जब से मोदी सरकार बनी है, हम किसी तरह बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं। हमने, जैसे कि मैंने आपको रिवर लाइन बॉर्डर्स बताया जहां पर नदियां हैं, तो नदियों में हम तो बाउंड्री बना नहीं सकते, तो वहां पर लेजर वॉल्स बनाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल लेजर वॉल्स बनाए जा रहे हैं, ड्रोन्स टेक्निक हमने इंट्रोड्यूस किया है। हमने वहां पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया है। सबसे बड़ी बात, अगर आप बात करें कि हमने बांग्लादेश बॉर्डर को कैसे सिक्योर किया, तो मैं इसका आपको एग्जांपल दे दूं कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो लैंड का जो डिस्प्यूट चल रहा था, बेसिकली उससे बहुत बड़े घुसपैठ ज्यादा आते थे। मोदी सरकार के आने के बाद में 2015 में ही, महज मोदी सरकार को कुछ महीने साल भर ही हुए थे, मोदी सरकार ने संविधान में अमेंडमेंट करके बांग्लादेश के साथ में जो लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सेटल किया, जो कि आज तक इन्होंने सेटल नहीं किया था। तो हमारी कोशिश आप देखेंगे तो हमेशा हमने बांग्लादेश बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की है और हम उसको कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिफिकल्ट टेरेन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो किसी तरह से बिचौलिए के जरिए, दलालों के जरिए, टनल के जरिए, बोट के जरिए जो बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर आ जा रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि अगर आप उसको रेड कारपेट बिछाएंगे तो जाहिर सी बात यहाँ पर आएंगे और वो खुश होंगे। अगर कोई दलाल वहां पर बांग्लादेश में बोलेगा कि चलो हम तुमको झारखंड में सेटल करेंगे, और वो पेपर में पढ़ेगा कि झारखंड की सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि घुसपैठ है, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है, हम वो चलते हैं, हमारा आधार कार्ड भी बन जाएगा, वोटर कार्ड भी बन जाएगा। और जहां तक आपने ये कहा कि डेटा की बात आपने की, तो हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप डेटा निकालिए। हमें तो जो बहुत सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं, उदाहरण के लिए अगर हमने वोटर लिस्ट देखा तो किसी वोटर लिस्ट में हम देख रहे हैं कि एक परिवार में आज 5 वोटर है, 5 साल के बाद वहां पर 35 वोटर निकल के आ जा रहे हैं। आज जैसे कि आशा लकड़ा जी ने जो नेशनल कमीशन है वहां से जो रिपोर्ट भेजा है, रिपोर्ट में उन्होंने देखा कि कई सारे जो आदिवासी महिलाएं, उनके पति जो है वो मुस्लिम पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये हम ये सिर्फ यही करें कि जो संदेह की स्थिति है, ये फ्यूचर के लिए बहुत खतरा है। और फ्यूचर के लिए और खतरा मैं आपको ये बता दूं कि शेख हसीना की गवर्नमेंट को जब टॉपल किया गया, तो टॉपल करने के बाद में यूनुस मोहम्मद की वहां सरकार आई है, और वहां पर एक कट्टरपंथी संगठन है हिफाजत इस्लाम।
हिफाजत इस्लाम वहाँ पर पूरी तरीके से अब धीरे-धीरे स्टेट को कैप्चर कर रहा है। ये वही संगठन है जिसने नरेंद्र मोदी जी का विरोध किया था जब वो बांग्लादेश गए थे स्टेट गेस्ट बन करके, और इन्होंने वहाँ पर हिंदुओं पे आक्रमण किए थे। तो हमें इस बात का भी डर है कि हिफाजत इस्लाम अगर बांग्लादेश में पूरी तरह से वो स्टेट को कैप्चर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद ना सिर्फ घुसपैठिए आएँगे, घुसपैठियों के साथ-साथ उस विचारधारा का भी आगमन हो जाएगा, और वो विचारधारा फ्यूचर में जाकर के एक सब नेशनलिज्म का रूप ले सकती है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो खतरा है। सर सत्ता पर कैसे आएंगे 2024 में? सरकार तो लगातार खटाखट युवाओं को नौकरियां दे रही है, मैया योजना ला करके महिलाओं के चेहरे खुश कर रहे हैं। बीजेपी का मिशन क्या है? देखिए, हम बार-बार इस बात को कहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, वो 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए नहीं बनता है। श्री हेमंत सोरेन जी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बने। हम ये डिमांड कर रहे हैं कि 5 साल में हेमंत सोरेन जी ने ऐसा क्या काम किया, जो उन्होंने 2019 या 20 में शुरुआत की थी, और उसका इफ़ेक्ट जो है हम आज देख रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की शुरुआत की गई, तो हम आज उसका इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। तो हम सीएम से ये उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ऐसा काम हमें बताएं कि जिसका 5 साल की प्लानिंग वो लेकर के चले। पिछले 3 महीनों में आपने जो काम किया, आपने पैसे बांट दिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी मैया को 1,000 रुपए आपने दिए, ठीक, अच्छी बात है, हम इसका सम्मान करते हैं, पैसे लोगों को मिलने चाहिए। लेकिन अगर आपने 1,000 रुपए दिए लेकिन उस महिला के ऊपर में बोझ बढ़ गया, उसके ऊपर में और सारी चीजें हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने ये वादा किया था कि जैसे हम सरकार में आएंगे तो लड़कियों को जो है हम स्कूल से लेकर के पीएचडी तक फ्री एजुकेशन देंगे। तो आपने स्कूल से पीएचडी तक उनको फ्री एजुकेशन नहीं दिया, लेकिन आपने क्या किया, उनको 1,000 को पकड़ा दिए। क्या 1,000 में कोई महिला पीएचडी कर सकती है? तो हमारा साफ-साफ ये कहना है कि जनता को मछली देने के बजाय हम ये उम्मीद करते हैं कि जनता को मछली किस तरह पकड़ना है, उनका स्किल्स किस तरह डेवलप होना है, हम उस पे जोर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हेमंत सोरेन सरकार ने स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारी योजनाएं को लॉन्च किया, लेकिन आप देखेंगे पूरा का पूरा स्किल डेवलपमेंट जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। विशाल सिंह नामक दलाल या फिर इनके आईएएस ऑफिसर्स कई सारे का इन्वॉल्वमेंट उसमें पाया गया। तो हम ये देखने को मिला, सबसे बड़ी बात ये है कि हेमंत सोरेन और आदरणीय शिबू सोरेन जी इन्होंने आरजेडी से लड़ाई की, लालू प्रसाद यादव से लड़ाई करके झारखंड को जो हासिल किया, और आज झारखंड में स्किल डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्री है वो आपने लालू प्रसाद यादव के हाथ में दे दिया है। तो ये किस तरह की आप सरकार चला रहे हैं? क्या आप जिनके खिलाफ लड़े कि हम यहाँ के बेरोजगार को रोजगार देंगे, और आज रोजगार देने की जिम्मेवारी आप लालू प्रसाद यादव के हाथ में दे दे रहे हो, आप किस तरह से झारखंड का आप जो है विकास करेंगे? घोषणा पत्र जारी होने वाला है 2024 के चुनाव का, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, घोषणा पत्र जो हमारा है, चूंकि उसमें हम कमिटमेंट करेंगे, तो इसलिए हमने सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों से फीडबैक लिया, युवा है, महिला है, किसान है, हर धर्म के लोगों का, हर जाति के लोगों का हमने उसमें फीडबैक लिया है, और हम जो घोषणा पत्र लेकर के आएंगे वो एकदम ब्लूप्रिंट होगा, एक झारखंड का जो विकास है उसको दिखाएगा, और जो नरेंद्र मोदी जी का जो एक डेवलपमेंट का मॉडल है, विकसित भारत 2047 तक हमें इंडिया को सुपर पावर बनाना है, विश्व का सबसे एक बड़ा सुपर पावर बनाना है, तो कहीं न कहीं वो घोषणा पत्र भी उस सुपर पावर से जो है वो सिंक होगा। बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर के बहुत जल्द घोषणा पत्र लाएगी और घोषणा पत्र में तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जो झारखंड से जुड़े होंगे और उसे जनता के बीच में ले जाने का काम करे। जिस तरह से बीजेपी लगातार जनता के बीच में जा रही है, अपनी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल पर किस तरह उतारने का काम किया है, उसे लोगों को समझाने और बताने का काम कर रही है। एक बार फिर से 14 का प्रारूप तैयार करते हुए 2024 में सत्ता में वापस आएगी और सत्ता में वापस आने के बाद एक बार फिर से सरकार बनाने का जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव होगा तो राज्य की जनता किसे सत्ता पर बैठाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।